हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। आज हम यूजीसी नेट के बारे में म्यूज़िक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सभी को पता है कि यूजीसी नेट के फॉर्म फिल होने जा रहे हैं और इसकी 2 या 3 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो आप अभी से शुरू करिए और मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी वो यूजीसी नेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने वाली हूँ कि हमारा टारगेट जो है वो जेआरएफ कंप्लीट करने का है, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी अब इसकी क्विज शुरू की जाएगी जिसका कुछ प्राइज़ रखा है। अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो ये कोर्स पेड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी आप ग्रुप में कॉल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, उठान और जोरदार बोलों का वह समूह है जो नृत्य तथा तबला सोलो के प्रारंभ में बजाया जाता है, क्या कहलाता है? उठान और जोरदार बोलों का वह समूह है जो नृत्य तथा तबला सोलो के प्रारंभ में बजाया जाता है, क्या कहलाता है? सोचिए आप, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा उठान। उसे उठान बोला जाता है। उठान और जोरदार बोलों का वह समूह है जो नृत्य तथा तबला सोलो के प्रारंभ में बजाया जाता है, ठीक है। उठान ही बोलते हैं उसको। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पूर्वी बाज के तबलिए उठान मतलब कि यह है कि पूर्वी बाज के तबलिए जो है ना वो उठान से ही तबले का आरंभ करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, दादरा और कहरवा तालों में प्रयोग किए जाने वाले वह वर्ण समूह है जिसमें कायदे के समान विस्तार की गुंजाइश हो, क्या कहलाते हैं? और दादरा और कहरवा में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? आप सभी जानते हो कि लग्गी का यूज़ किया जाता है। लग्गी जो है इसका आंसर होएगा। दादरा और कहरवा तालों में लग्गी का यूज़ किया जाता है। जबकि परन और परन वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो परन पेशकार होती हैं, वो इसमें नहीं बजाई जाती है, ठीक है। छोटी तालों में सिर्फ लग्गी बजाई जाती है। परन जो होती है ये बड़ी तालों में देखने को मिलती है, ठीक है। छोटी तालों में सिर्फ लग्गी बजाई जाती है। तीसरा स्वर बात है तुम्हारा कि अथर्वदर्शक स्वर किसे कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, फिर भी इसका मतलब अगर किसी को नहीं पता तो वो मैं डिटेल से बता देती हूँ इसमें। अथर्वदर्शक स्वर जो होता है, सोचिए पहले तो आप, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि कौन सा होता है। अथर्वदर्शक स्वर जो होता है वो मध्यम होता है। और इसको क्यों बोला जाता है अथर्वदर्शक स्वर? क्योंकि इसी स्वर से पता चलता है कि राग दिन के समय गाया जाएगा या रात के समय गाया जाएगा, है ना। अथर्वदर्शक स्वर इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसी से पता चलता है कि राग के गाने का समय दिन है या फिर रात है, ठीक है। मातृपुर वाले जो राग होते हैं आप सभी को पता है, सायंकालीन संधि प्रकाश राग की श्रेणी में आते हैं वो। चौथा हमारा आता है, तत्वाद्य की जननी जो है वो कौन सा वाद्य माना जाता है? तत्वाद्य की जननी कौन सा वाद्य माना जाता है? सोचिए। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा वीणा। वीणा जो है वो तत्वाद्य की जननी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि सबसे पहले सहतार जो 3 तारों वाला था तो उसी से ही काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट बन गए, तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आता है, तत्वाद्य को कितने भागों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन नया शायद आपके लिए। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं इस ग्रुप में कि इसको अलग अलग में क्यों डिवाइड किया गया है। क्योंकि जो वाद्य उंगली और मिजराब अथवा जवा से बजाए जाते हैं वो तो सितार, वीणा, तानपुरा और सरोद है, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि जो वाद्य उंगलियों और मिजराब से बजाए जाते हैं वो सितार, वीणा, तानपुरा और सरोद है। दूसरा आता है कि जो गज अथवा कमानी से बजाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि तत्वाद्य तो ये होते हैं लेकिन बजाने का तरीका तो सबको अलग होता है ना। सारंगी, बेला और दिलरुबा जो होते हैं वो गज से बजाए जाते हैं। तीसरा आता है कि जिनमें लकड़ी से तार पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है वो पियानो होता है, ठीक है। पियानो को भी तत्वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसमें लकड़ी से तार पर आघात होता है। अगर आपने पियानो कभी देखा है, कीबोर्ड मत समझिए, पियानो की बात कर रही हूँ मैं। अगला आता है, सुशीर वाद्य कितने प्रकार के होते हैं? देखो सुशीर वाद्य भी 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, क्योंकि एक होता है कि हाँ भी हारमोनियम जो होता है उसमें भी उसे सुशीर वाद्य में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें हवा से भरकर आप खुद उस चीज़ में कंपन करते हो तभी निकलता है। और एक होता है पर्टिकुलर हम मुंह से बजा रहे हैं जिस चीज़ को, वो अलग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो जी जो थे वो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो, क्योंकि तानसेन जी जो थे वो तो अकबर के दरबार में थे, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कौन किसके दरबार में था। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। आप सभी जानते हो इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। 3 तारों से सितार, पर्शियन जो वाद्य है वो सुनने में इस तरीके से सुनने आता है। सामवेदी स्वरों व 7 ग्राम रागों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सामवेदी स्वरों व 7 ग्राम रागों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो नारदीय शिक्षा जो ग्रंथ आता है उसके अंतर्गत हमें सामवेदी स्वरों व 7 ग्राम रागों का उल्लेख मिलता है, नारदीय शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि साम गायन के 3 स्वरों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? देखो साम गायन के 3 स्वरों का वर्णन एक तो हमें वृद्धदेशी में मिलता ही मिलता है, उसके अलावा एक और में मिलता है, तो आपको वो भी बताना है कमेंट में। चलो मैं ही बता देती हूँ, क्वेश्चन नया है आपको। दतिलम ग्रंथ है ना जो, दतिल का दतिलम, उसके अंतर्गत भी हमें 3 स्वरों का वर्णन मिलता है। देखो वृद्धदेशी ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। वैसे मैंने वृद्धदेशी ग्रंथ से रिलेटेड एक वीडियो और बनाई हुई है, आप उसे भी देख लेना। कि वृद्धदेशी स्वर में वाद्य व समाधि स्वरों की दोहरी 9 व 13 मानी है और इसे दतिल के समान ही स्वीकार किया गया है। लेकिन शारंगदेव जी जो थे उन्होंने वाद्य और समाधि स्वरों की दूरी 8 व 12 मानी है।
और इसी ग्रंथ से हमें ये पता चलता है, राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आपको पता है कि मतंग जो थे उन्होंने द्वादश मूर्छनावाद का प्रारंभ किया था। उन्होंने अपने मूर्छना काम दैवतादि निषादादि इस तरीके से किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथ में विवादित स्वरों की दूरी केवल 2 श्रुति मानी गई है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया ही होगा कि विवादित यानी विवादित स्वरों की दूरी है जो 2 श्रुति मानी गई है। आई एम सॉरी गाइस, मैंने ना इसमें मेंशन ही नहीं किया, सॉरी मैं भूल गई। ये ना दतिलम ग्रंथ है, उसके अंतर्गत ही मानी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भरत के काल में कौन सा गायन प्रचलित था। आज तो राग गायन प्रचलित था, उस टाइम पे जाति गायन प्रचलित था। उस क्वेश्चन में यार मैंने आंसर नहीं किया, आप प्लीज़ देख लेना, वो दतिलम आएगा उसके अंदर। उन्होंने 2 श्रुति ही मानी है। ठीक है, वादी विवादित स्वरों की दूरी। अगला क्वेश्चन आता है जो संगीत सामग्री तालबद्ध होती है उसे क्या कहते हैं। आप पता ही है आपको, निबंध गान होता है जो तालबद्ध होता है, अनिबंध गान होता है जिसके अंतर्गत आलाप होते हैं। प्राचीन काल में आलाप के 4 प्रकार होते थे, है ना। निबंध गान आपको पता ही है जो ताल में बंधा हुआ होता है, जो आज हमारा ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी हो गए, निबंध गान ही हो गए। फिर पहले जो होता था प्राचीन काल में क्या होता था, प्रबंध रूपक वस्तु जो होते थे वो इसके अंतर्गत आते थे। और प्राचीन काल में इसके भाग भी 5 माने जाते थे, उद्ग्रा, ध्रुव, मेलापक, अंतरा और आभोग। आजकल 2 ही माने जाते हैं, स्थाई और अंतरा, है ना। स्थाई और अंतरा माने जाते हैं। उद्ग्राद रूपक, मेलापक, अंतरा और आभाग, ये 5 भाग थे पहले। प्राचीन काल में प्रबंध रूपक और वस्तु जो थे वही निबंध गान के अंतर्गत आते थे। और अगर आप प्रबंध का टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर मैंने प्रबंध के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगला आता है कि अंश, स्थाई और वादी से चौथा स्वर क्या कहलाता है। ये अगर आपने स्वरों के बारे में पता है तो आप ये अर्थ, पहला द्वयर्थ, द्विगुणित, अर्थ या कोई नहीं, तो इसका आंसर है द्वयर्थ, है ना। अंश स्वर और वादी स्वर से चौथा स्वर जो होता है वो द्वयर्थ कहलाता है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि अंश स्वर से चौथे से 8वां जो स्वर होता है वो द्विगुणित कहलाता है। और चौथे और 8वें स्वरों का के बीच में जो स्वर होते हैं वो अर्धस्थित स्वर कहलाते हैं। ये स्थित नहीं है, स्थित है, स्थित है। थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है लिखने में। अगला आता है कि राग रूपी राज्य का राजा किस स्वर को कहा गया है। या तो आप बता ही सकते हो किसको कहा गया है। वादी को कहा गया, संवादी को कहा गया, अनुवादी को कहा गया, विवादी को कहा गया। विवादी है ये, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा वादी। ठीक है, राग रूपी राज्य का राजा जो होता है वादी स्वर ही होता है। और इसके बारे में हम देखते हैं कि किस स्वर द्वारा राग के गाने का स्थूल समय ज्ञात हो जाता है हमें। यानी वादी, विवादी या फिर अनुवादी या फिर संवादी, किसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि कौन से गाने समय पता चल जाता है। तो वादी स्वर वाला पता चल जाता है क्योंकि इसको राजा भी माना जाता है। और संवादी स्वर जो होता है उसको मंत्री माना जाता है ना। अनुवादी जो होता है उसको सेवक माना जाता है। इस तरीके से वादी स्वर को कुछ लोग अलग अलग नाम देते हैं, जैसे अंश स्वर भी बोलते हैं, कोई इसको प्रधान स्वर बोलते हैं, कोई जीव स्वर और कोई बहुल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है मंत्री स्वर की संज्ञा किस स्वर को दी गई है। अभी मैंने बताया भी था आपको, मंत्री स्वर की संज्ञा किस स्वर को दी जाती है। तो संवादी स्वर जो है, चलो बाकी आप सोचिए किस स्वर को दी जाती है मंत्री स्वर की संज्ञा। बाकी मैंने बता ही दिया, विवादी मंत्री स्वर की संज्ञा जो होती है वो संवादी स्वर को दी जाती है। आई थिंक पता नहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, आज गड़बड़ ज़्यादा ही हो गया कुछ। संवादी स्वर था वो, ठीक है। प्राचीन काल में आलाप के कितने प्रकार थे। गाइस उसको सही कर लेना, विवादी नहीं है वो, संवादी है। मंत्री स्वर संवादी को बोला जाता है। प्राचीन काल में आलाप के कितने प्रकार थे। 4 प्रकार थे, है ना। आपको पता ही है, रागालाप, रूप का लाप, अलाप्ति गान, स्वस्थान, नियम का लाप। ये 4 प्रकार जो हमें मिलते हैं ना, ये हमें शारंगदेव का ग्रंथ है ना जो संगीत रत्नाकर, उसके अंतर्गत ही मिलते हैं हमें। आजकल तो 2 ही देखने को मिलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वर्तमान में गायन में आलाप के कितने प्रकार हैं। वर्तमान में गायन में आलाप के कितने प्रकार हैं। तो वर्तमान में गायन के आलाप जो हमें पता है कि वो 2 हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि वर्तमान में गायन के आलाप जो हैं वो 2 हैं। और वो आलाप कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि एक तो होता है आकार का आलाप और दूसरा होता है नोम तोम का आलाप। आकार का आलाप आकार में जब हम गाते हैं, नोम तोम का आलाप नोम तोम करके गाते हैं। और ये नोम तोम का आलाप जो है ना, ये आगरा घराने से ही आया है, ठीक है। आगरा घराने के जो वो थे ना, क्या नाम है उनका, गंगे खुदा बख्श नहीं, आगरा घराने के एक कलाकार थे, उन्होंने इस नोम तोम का आरंभ किया था, ठीक है। वर्तमान में गायन के आलाप कितने माने गए हैं। और ये नोम तोम का आलाप जो आगरा घराने से ही शुरू हुआ है, नोम तोम है ये, ठीक है। अगला आता है कि तंत्री वाद्य में जो संचारी और आभोग का आलाप जो लय में होता है उसे क्या कहते हैं। तंत्री वाद्य में संचारी और अभोग का आलाप जो लय में होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जोड़ कहते हैं, ठीक है। उसको जोड़ कहा जाता है। संचारी और अभोग में आलाप जो होते हैं, क्योंकि संचारी और अभोग में जो आलाप होते हैं वो विलंबित लय में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ध्रुपद गायकी में कुशल कलाकार को कलावंत किस काल में कहा गया था। यानी ध्रुपद गायक जो होते थे उसको कलावंत बोला जाता था, जो कुशल होता था। और वो उसको किस काल में बोलते थे, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, प्राचीन काल में या मुगल काल में। ये क्वेश्चन आपको आंसर बताना है इसका कमेंट में।
अगला आता है संगीत शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? भातखंडे, त्यागराज, नारायण मूर्ख खरे या कोई नहीं। ये दोनों क्वेश्चन के आप आंसर खुद बताओगे, मुझे ढूंढ कर बताओगे, क्योंकि यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत सर्च आप भी मारो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, आई होप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी क्विज फॉरवर्ड की तैयारी शुरू हो रही है, 5 या 6 अप्रैल से हम आपको बता देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका कुछ चार्ज लगेगा, ठीक है। उस बाकी ग्रुप में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी किस तरीके से क्विज़ करवाई जाएगी। और रोज़ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, 25 या 26 क्वेश्चन रोज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आपके जेआरएफ की प्रिपरेशन, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं, कि आई होप कि उसके अंदर बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और 3 महीने तक लगातार उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ये वीडियोस भी देखिए आप, इसके अंतर्गत मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्रैक्टिस कीजिए और आई होप कि आने वाले दिनों में आपका पेपर अच्छे से क्लियर होगा और आप जेआरएफ भी क्लियर कर लोगे। थैंक यू।